डिग्री कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए सेकेंड सेमेस्टर की जो 5वीं यूनिट है, विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जो विश्व जनसंख्या है उसका अपन को विस्तार से अध्ययन करना है। और विश्व जनसंख्या के जो अलग अलग पहलू या जो पक्ष है, उसमें मुख्य रूप से जो 3 पक्ष है उसका अपन को इस यूनिट के अंदर विस्तार से अध्ययन करना है। जिसमें पहला है कि जनसंख्या जो वृद्धि है किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों का अपन को अध्ययन करना है। उसके बाद सेकंड जो भाग है, विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है। तीसरे पार्ट के अंदर इसमें बात करेंगे कि विश्व जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसा है, यानी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, विश्व में प्रमुख से कौन कौन से ऐसे जन समूह हैं या मान जन समूह है जो पाए जाते हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो अब इस क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो पहली बात है कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, विश्व जनसंख्या है, मानव की जब से उत्पत्ति हुई है उस समय विश्व में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो इतनी तीव्र गति से नहीं हो रही थी जितनी कि आज के दौर में अपन को देखने को मिलता है। उस समय कुछ ऐसे भौगोलिक कारण भी रहे जो जनसंख्या वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं थे। जैसे आज से अपन ये बात करते हैं कि जो आदि मानव था उसको खाने की व्यवस्था, उसका रहने का जो स्थान था उसमें निश्चितता नहीं थी। जब तक उसमें खाने की और रहने की निश्चितता नहीं है तो जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि थी वो बहुत ही धीमी गति से हो रही थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने दौर बदला, अपने आर्थिक क्रियाओं को बदली और अपना स्थायी आवास बनाकर रहना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे जनसंख्या में जो वृद्धि है वो देखने को मिलती है। और वर्तमान में बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और आजकल बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में लोगों के सामने है या उस देश की अर्थव्यवस्था के सामने है। तो अभी देखिए कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। वैसे अपन एक सामान्य रूप से बात करते हैं कि 2 समय बिंदु होते हैं, यानी 2 समय अवधि होती है, उसके बीच में जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी अपन ये मान सकते हैं 2 समय अवधि के बीच निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या के अंदर जो परिवर्तन होता है या जो बदलाव होता है, उस बदलाव को ही अपन जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। अब देखिए वो समय बिंदु है, सामान्य रूप से अधिकांश देशों के अंदर जो मॉडल है वो लगभग जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी गणना का जो टाइम पीरियड है वो 10 वर्ष का होता है। यानी प्रति 10 वर्ष के बाद जनसंख्या की गिनती है वो की जाती है। एक सामान्य सा मॉडल है। ये कुछ ऐसे कारण नहीं रहे हैं जिसमें जनसंख्या टाइम पे गणना नहीं हो पाती है, तो उसका एक जो सिस्टम है वो अलग है। अब देखिए भारत के अंदर अगर अपन बात करें कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों के समय हुई थी। यानी पहली बार भारत में अगर जनगणना है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1872 में अंग्रेजों के समय हुई थी प्रथम बार या सर्वप्रथम। उसके बाद 1881 के बाद भारत में एक ऐसा सिस्टम आया कि हर 10 साल के बाद जो जनगणना है वो हो रही है और लगातार हो रही थी। देखिए अगर कोरोना के समय को अगर छोड़े तो उसके बाद इस जनगणना की जो प्रक्रिया है उसके अंदर व्यवधान आया है। अब देखिए तो जैसे मान लिया कि 1981 और 1991, अब ये क्या है, 2 समय बिंदु है जिसको अपन बोलते हैं समय बिंदु। अब क्या कह रहा है कि 2 निश्चित अवधि यानी 1981 से 1991 के बीच की जो अवधि है उसमें अगर किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश के अंदर निवासियों की संख्या में अगर क्या होगा, बदलाव होगा या परिवर्तन होगा, उसको अपन जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। ये सीधा सा जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है। अब जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसके 2 रूप पाए जाते हैं। और वो रूप है कि या तो अगर किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की अगर जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है, यानी जो अगर अपन एक बात करते हैं कि पहले जनसंख्या थी उसके मुकाबले में जनसंख्या बढ़ती है, जैसे 1981 में जनसंख्या कम थी और 1991 में अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो जनसंख्या वृद्धि तो कहलाएगी, लेकिन वो जनसंख्या वृद्धि का धनात्मक पहलू होगा या उसको अपन
धनात्मक वृद्धि या पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। यानी अगर पहले के मुकाबले में जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी आता है जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। जैसे भारत के अंदर भी 2 बार ऐसा हुआ है कि जनसंख्या बढ़ने की जगह क्या हुई है, जनसंख्या कम हुई है। तो वो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि या नेगेटिव ग्रोथ कहलाती है, यानी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई थी। ये समस्या सामान्य देशों में पाई जाती है। ये कुछ एक देश हैं जिसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि की जो जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। अब जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कुछ ऐसे कारण या कुछ ऐसे कारक या कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। और बड़ा जो कारण है उस पर 3 मुख्य कारण आते हैं, जिसमें जन्म दर आती है जिसको अपन फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, दूसरा आता है मृत्यु दर जिसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, और तीसरा आता है प्रवास या प्रव्रजन जिसको माइग्रेशन बोला जाता है। चाहे वो जन्म दर है या मृत्यु दर है या प्रवास है, ये तीनों ऐसे कारक होते हैं जो जनसंख्या की वृद्धि में परिवर्तन या उसमें बदलाव के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। या तो जनसंख्या बढ़ेगी तो वो जन्म दर ज़्यादा होगी, अगर जनसंख्या कम हो रही है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगी। अगर कुछ ऐसा इन दोनों से नहीं होगा, कुछ जनसंख्या प्रवास कर जाती है यानी अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चली जाती है, वहाँ पे अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें जन्म दर और मृत्यु दर का जो कारक है वो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होकर क्या होगा, प्रवास या प्रव्रजन या माइग्रेशन होगा। और अब देखिए जन्म दर किसे कहेंगे, और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है कि जन्म दर होती है उसके लिए अशोधित जन्म दर, और मृत्यु दर के लिए अशोधित मृत्यु दर टर्म का उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक है कि आखिर प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहेंगे, नेचुरल ग्रोथ किसे कहेंगे, यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहेंगे। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है कि जो जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है यानी जन्म दर माइनस मृत्यु दर होगा, यानी प्राकृतिक वृद्धि दर वो कहलाती है कि जन्म दर में से अपन मृत्यु दर को माइनस करोगे तो जो वृद्धि दर आएगी वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाएगी। इसके अंदर प्रवास का योगदान नहीं होता है। अब देखिए जन्म दर है तो जन्म दर क्या है, और जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास से ये जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। लेकिन अशोधित जन्म दर जो जन्म दर है तो प्रति वर्ष 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें जीवित बच्चों का जो अनुपात होता है उसको अपन बोलते हैं जन्म दर। यानी प्रति वर्ष अगर प्रति वर्ष 1000 बच्चे अगर जन्म दे रहे हैं तो उसमें जो जीवित अनुपात है बच्चों का उसको अपन बोलते हैं अशोधित जन्म दर, यानी क्रूड बर्थ रेट या क्रूड फर्टिलिटी रेट बोला जाएगा। ऐसा क्या ऐसा अशोधित मृत्यु दर, यानी प्रति वर्ष 1000 बच्चों के पीछे जो मरने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है उसको अपन अशोधित मृत्यु दर कहते हैं या मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, क्रूड मोर्टेलिटी रेट बोला जाएगा। यानी प्रति वर्ष 1000 बच्चों के पीछे जन्म जो लेने वाले हैं उसमें जो जीवित रहने का अनुपात है वो अशोधित जन्म दर है, और प्रति वर्ष जो 1000 बच्चे जन्म ले उसमें मृत्यु का अनुपात कितना होता है उसको अपन अशोधित मृत्यु दर बोलते हैं। तो ये इन दोनों से पता चलता है। इसके बाद प्रवास है तो उस प्रवास के अलग अलग रूप होते हैं और उसमें मुख्य रूप से अपन को 5 रूप देखने को मिलते हैं। एक क्या होता है कि प्रवास या प्रव्रजन होता है वो दैनिक होता है। जैसे डेली कोई व्यक्ति है वो अपने काम के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पे जाता है तो वो उसका दैनिक प्रवास कहलाएगा। उसके बाद कुछ व्यक्ति तो मौसम के अनुसार जो सीजन होती है उसके अनुसार अपने स्थान को छोड़कर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उस तरह का जो प्रवास होता है उसको अपन मौसम बोलते हैं। एक वार्षिक होता है यानी एक साल गए उसके बाद वापिस दूसरे साल वो आते हैं, तो इस तरह का जो प्रवृत्ति है वो वार्षिक कहलाते हैं। और कुछ स्थायी रूप से अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं तो वो स्थायी, और कुछ अस्थायी है जो अपने जैसा अपना काम होता है उस काम के पर्पज से वो कहीं अपने मूल स्थान पे भी रह सकते हैं और कहीं पे अपने कार्य स्थान पे भी रह सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रवास होता है उसको अपन अस्थायी प्रवास की श्रेणी के अंदर शामिल करते हैं। अब देखिए आखिर में जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें जो वृद्धि हुई है उसके अलग अलग चरण रहे या अलग अलग काल रहे। जैसे अगर पहले अपन बात करें कि जो प्रारंभिक काल था यानी जनसंख्या के अगर कुछ 2 व्यक्ति ऐसे हुए, जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहला जो अनुमान लगाया था वो डुरंड महोदय ने लगाया था।
डूरंड महोदय ने सबसे पहले जनसंख्या, जो विश्व की जनसंख्या उसके बारे में अनुमान लगाया था, यानी विश्व की टोटल जनसंख्या वो कितनी थी। तो डूरंड महोदय ने बताया था कि शुरुआती जब सभ्यता थी उस समय जनसंख्या थी वो 50 लाख के आसपास थी, पूरे विश्व की बात कर रहा था। इसके बाद अगर अपन पहला ऐसा काल था जनसंख्या वृद्धि का जिसको अपन प्रारंभिक काल मानते हैं, इस समय क्या था कि जो सभ्यता का जो शुरुआती दौर था, जब खेती अपने इस विकसित रूप में नहीं थी, अपने परंपरागत रूप में थी, और जो पहली बार खेती की जो शुरुआत हुई थी वो आज से 8 से 10 हजार ईसा पूर्व हुई थी, और इसको ही अपन प्रथम कृषि क्रांति बोलते हैं। यानी जब व्यक्ति को अपने कृषि के माध्यम से खाने की आपूर्ति एक सुनिश्चित रूप से होने लगी, तो उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि है वो लगातार गति से हो रही थी। लेकिन इस काल में जनसंख्या वृद्धि तो हो रही थी, उसका जो स्पीड थी, जो ग्रोथ थी वो धीमी थी। तो जो प्रारंभिक काल था उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रही थी कृषि क्रांति के कारण, लेकिन उसमें जो वृद्धि की जो दर थी वो काफी कम थी। दूसरा जो काल आता है प्राचीन या मध्यकाल, जो 1500 से लगाकर 1650 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको अपन मध्यकाल के अंदर शामिल करके जनसंख्या वृद्धि के अगर चरण की बात करें तो इस समय क्या था, जनसंख्या प्रारंभिक काल के मुकाबले में थोड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी वृद्धि दर ज्यादा थी। और टिभारथा ने एक अनुमान लगाया था कि उस समय जो जनसंख्या थी 1650 के आसपास में पूरे विश्व की, वो लगभग 55 करोड़ थी। यानी इस काल का एक अनुमान लगाता है कि 1650 के अंदर टिभारथा के अनुसार विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़। यानी डूरंड ने सबसे पहले जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी। उसके बाद 1650 में टिभारथा ने एक अनुमान लगाया था कि 1650 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 50 करोड़ थी। लेकिन वर्तमान में जो सबसे तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है, इसमें आधुनिक काल का योगदान है। और आधुनिक काल जो है वो 16वीं सदी से 17वीं सदी के बीच का माना जाता है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ था कि प्रारंभिक काल है उसके अंदर तो कृषि क्रांति हुई थी, और जो आधुनिक काल है उसके अंदर सबसे विकसित जो दौर अपन को देखने को मिलता है वो है औद्योगिक क्रांति का। और विश्व में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1780 में मानी जाती है इंग्लैंड से। यानी सबसे अधिक अगर जनसंख्या वृद्धि में किसी कालखंड ने अगर योगदान दिया था वो आधुनिक काल है, जिसको अपन 16वीं सदी और 17वीं सदी के बीच का मानते हैं। जो 1780 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी विश्व में, उसके बाद जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से, यानी जो अपन बोलते हैं रैपिड ग्रोथ, यानी बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हुई है। और वृद्धि होते होते इसका अगर एक आकलन करते हैं अपन पूरे विश्व की जनसंख्या का, तो एक जो अपने पास में इंडेक्स आती है, एक डाटा आता है, वो ये कहता है कि अगर विश्व की जनसंख्या को अगर अपन 1650 से अगर काउंट करें, 1650 से 1750, 1850, 1950 और 2050 तक, तो अपन के पास एक विचित्र जो आंकड़े वो देखने को मिलते हैं। यानी शुरुआत में अगर 1650 तक की अगर बात करें तो टोटल विश्व की जनसंख्या 0.5 अरब के आसपास थी, यानी ये जनसंख्या वो अरब के अंदर है। तो 1650 में विश्व की जनसंख्या 0.5 अरब थी, और उसके बाद 100 साल की अवधि के बाद 1750 में ये बढ़कर 0.7 अरब हो गई, यानी बहुत ही कम वृद्धि हुई है 100 साल के अंदर। उसके बाद अगर 1850 की अवधि को देखें तो जनसंख्या में जो वृद्धि है उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और 1850 में विश्व की जनसंख्या 1.3 अरब को पार कर गई थी। उसके बाद अगर अपन 1950 की बात करें तो टोटल विश्व की जनसंख्या थी वो 2.5 अरब के आसपास थी, और 2000 में ये जनसंख्या बढ़कर 6 अरब के आसपास हो गई। और अगर 2050 के अगर अपन आंकड़े देखें, एक अनुमान लगाए, तो ये जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है उसके हिसाब से ये 10 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि का एक दौर था वो बहुत ही तीव्र गति था। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो तीव्रता आई है वो जो औद्योगिक क्रांति है उसके बारे में, क्योंकि इससे लोगों के अंदर जो उसका स्वास्थ्य था, उसकी खाने की व्यवस्थाएं थी, उसके अंदर आमूल परिवर्तन हो गया। पहले तो उसके रहने के लिए और खाने की एक सुनिश्चित आपूर्ति नहीं होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के अंदर इतनी वृद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर स्थायित्व आया, चाहे वो रहने के माध्यम से आए, उसकी आपूर्ति के माध्यम से आए खाने की, तो जैसे जैसे उसके अंदर तीव्रता का ये दौर आया और तकनीक बढ़ती गई आगे, तो आधुनिक दौर के बाद जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है।
और वर्तमान में कुछ क्या बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके अंदर वर्तमान में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि की मानी जाती है। अगर अपन इसको एक महाद्वीपों के हिसाब से अगर देखें जनसंख्या वृद्धि को, तो वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप की मानी जाती है। और उसमें सबसे बड़े जो देश हैं उसमें वर्तमान में देखते हैं तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत माना जाता है। जो एक अनुमान के हिसाब से कहा जाता है कि वर्तमान में भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी के आसपास है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। तो ये जो एशिया के जो बड़े देश है, चाहे इसके अलावा भी बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जापान है, इन सारे देशों के अंदर इंडोनेशिया वगैरह है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन देशों के सामने एक जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर यूरोप महाद्वीप और अगर आप उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की अगर बात करें तो उनमें जनसंख्या वृद्धि तो हुई है, लेकिन जो एशिया के देशों में जितनी हुई है या एशिया महाद्वीप के जितने देशों में हुई है उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। क्योंकि वर्तमान के अंदर अपन देखते हैं कि जिस देश के अंदर एजुकेशन का जो लेवल है वो जितना कम होगा उस देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो उतनी अपन को देखने को मिलती है। तो देखो, चाहे एशिया हो चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो, इन देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक देखने को मिलती है। दूसरी तरफ यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि की बजाय कम हो रही है, जैसे जर्मनी है, लिथुआनिया है। इसी तरह से अगर अपन रशिया की बात करें, इस रशिया के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। तो इन देशों के सामने एक अलग प्रकार की समस्या होती है, इन देशों के सामने अलग समस्या होती है। तो कुल मिलाकर आज की जो अपनी ये क्लास थी वो विश्व की जो जनसंख्या है उसकी प्रवृत्ति कैसी थी उसके बारे में थी। इसका अगला जो चैप्टर होगा उसमें अपन विश्व में जनसंख्या वृद्धि का जो वितरण है वो कैसा है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद अपन अंतिम चरण में इस टॉपिक के ऊपर घनत्व है जनसंख्या का उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे ही अपनी अगली क्लास होगी तब इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।